हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 17 ऑफ चैप्टर 7। हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 16 तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। लेक्चर 16 में हम लोगों ने एच.सी. वर्मा सर की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करा था। शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो देख लेना जाके। अच्छा, यहाँ पर भी वही होगा, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ। जो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही सॉल्व कराऊंगा। आपको आपका होमवर्क यही रहेगा, प्रैक्टिस क्या रहेगी कि जो बीच के क्वेश्चन जो छुड़वा दे रहा हूँ मैं, वो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। नहीं कर पाना तो कमेंट में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन तुम लोग इतने शैतान हो कि तुम लोग क्या करोगे, अगर मैं 1 क्वेश्चन लगवा रहा हूँ फिर 5 लगवा रहा हूँ तो तुम नीचे लिख दोगे 2, 3, 4 तीनों नहीं आ रहे हैं सर, तीनों नहीं सॉल्व हो रहे हैं। उसमें से भी मैं चूज़ करूँगा सॉरी, कि क्या आपको वाकई में बताना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ बच्चे करने वाले। चलो हो गई बातें, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो, ये जो चैप्टर है बच्चों एच.सी. वर्मा सर की बुक में, इसमें जैसे हम लोगों ने तो 2 चैप्टर बना के पढ़े, कौन कौन सा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। यहाँ पर एक ही चैप्टर में सारे पार्ट हैं। तो ये जो शुरुआत के क्वेश्चन है वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के, तो इसी बहाने जब हम लोग इस क्वेश्चन को इस चैप्टर में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो कि चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे थे उसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीज़ अच्छी है कि इसमें लाइन से सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस बुक में, एक ही टॉपिक में। बात समझ गए? तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं, आपको सॉल्व करना, वो आप अपने आप सॉल्व कर लेना। मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है तो उसके आंसर्स मुझे पता है। जहाँ भी कैलकुलेशन आएगी मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, आप सॉल्व करना, ये ना है कि रट लेना उसको, ठीक है? अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बुक में है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो लिखा हुआ है बुक का क्वेश्चन नंबर 3, इनको टिक मार लेना। जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उनकी पीडीएफ भी दे दूंगा सारी, जैसे एनसीईआरटी है, एच.सी. वर्मा सर की बुक है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उनकी सबकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। लेकिन बुक में आपका क्वेश्चन नंबर ये 3 दे रखा है, ठीक है? क्या कह रहा है? इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर एंड 320 किलोमीटर बाई रोड। ठीक है भाई, क्या कह रहा है पहले तो इसको ही देख लेते हैं। ये हो गया पटना और ये हो गया रांची, बिल्कुल सही बात। अब कह रहा है कि जब आप प्लेन से जाओगे ऐसे, तो प्लेन तो भाई जाहिर सी बात है कि वो एक बार टेक ऑफ करा तो स्ट्रेट लाइन में जहाँ उसको दिख रहा है वहाँ चला गया। आप समझ के, थोड़े बहुत मनूवर्स रहते हैं, मतलब चेंज हवा में इधर उधर होता है, लेकिन जनरली यहाँ कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि प्लेन उड़ा पटना से और डायरेक्ट रांची में लैंड हो गया। तो ये होगी प्लेन से कितना दूरी लग रही है इसको, 260 किलोमीटर्स, ठीक है? ये है प्लेन के लिए। लेकिन जब आप बाई रोड जा रहे हो, बाई रोड मान लो कार से जा रहे हो, तो कार से ऑब्वियस सी बात है रोड एकदम स्ट्रेट तो होगी नहीं, ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे, कहीं टर्न लोगे, कुछ करोगे, बहुत सी चीज़ें आएंगी, ढाबा आएगा वहाँ खाना खाओगे मतलब बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो दूरी है वो कितनी होगी, 320 किलोमीटर, ठीक है? बाई रोड, बाई रोड। और कह क्या रहा है, आगे भी पढ़ते हैं। एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। प्लेन को लग रहा है 30 मिनट पटना टू रांची जाने में, और वेयर एज अ डीलक्स बस टेक्स 8 आवर्स। और ये जो बस है, मान लो बस से जा रहे हो तो उसको 8 घंटे लग रहे हैं पटना टू रांची जाने में। क्या रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। तो भैया पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, ठीक? अब प्लेन की जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर कर रहा है, 260 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, टाइम लग रहा है उसको 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब हो गया, अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो आर में आ जाएगा, क्योंकि हमको स्पीड किलोमीटर पर आर में निकालनी है, ठीक है? ऐसा दे नहीं रखा है, लेकिन वो थोड़ा अपसर्ड लगेगा किलोमीटर पर मिनट में निकालना। तो इसको क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, जो कि ये आ जाएगा 1/2 आर। आ जाएगा कि नहीं? अब ये बताओ, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो क्या होता था, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन, या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी तो कह सकते हो। डिस्टेंस कितनी है, 260, टाइम कितना लग रहा है, 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 260 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 26 इंटू 2 52, तो हो जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर। एक तो आंसर आ गया बच्चों, पहला वाला आंसर आपका आ गया। इसको देख लो, फिर मैं दूसरा बताता हूँ।
इसमें क्या था, तो बहुत डायरेक्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया। कहते हो कि सर ऐसे क्वेश्चन करा क्यों रहे हो डायरेक्ट फॉर्मूला, अभी बताऊंगा मैं क्यों करा रहा हूँ, बहुत बुद्धिमंत हो तुम, इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और पूछेगा वो, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देख लिया। दूसरा क्या पूछ रहा है, पार्ट बी क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। अब बस की एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। बी, एवरेज स्पीड ऑफ बस। बस के लिए डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 320 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 8 आवर्स। ये तो ऑलरेडी आर में दे रखा है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 320, स्पीड 8, इसको सॉल्व कर लो तो कितना होता है, 8 4 32, तो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये भी आंसर आ गया आपका। कह दो कि सर ये सब क्या करवा रहे हो, अभी पता चलेगा। ठीक है, सी वाला पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। अब देखो एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो कह दोगे कि सर एवरेज वेलोसिटी भी तो एवरेज स्पीड के बराबर इस केस में होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, कहीं वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अब ये बताओ प्लेन की फाइनल पोजीशन कितनी दूर है, 260 किलोमीटर, और ये हम मान के चल रहे हैं कि प्लेन स्ट्रेट लाइन में बस वहाँ पहुँचा जा रहा है। ऐसा ही होता तभी तो उसको इतना कम टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स में पहुँचा जा रहा है। वो स्ट्रेट लाइन में बस उड़ा और वहाँ पहुँच गया। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 260 किलोमीटर्स का है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो लिखोगे। और टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना, 260 ही है, और टाइम कितना लग रहा है 1/2, तो ये फिर से आ जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर। कहते हो कि सर बात तो सेम होगी, बात बिल्कुल सेम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन सॉल्व करा था और ये चीज़ हमको पता भी है कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ये सब सेम हो जाएगी कि नहीं। और वही यहाँ पर आ भी रहा है, क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होती है वही तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो कि इस केस में है 260। बात समझिए, ये तो क्वेश्चन पार्ट सी भी हो गया। अब पार्ट डी क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। अब देखो यहीं पर बच्चों चीज़ें चेंज होंगी, कैसे चेंज होगी ये भी मैं बताता हूँ। जब आप एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, ये लास्ट के 2 पार्ट के लिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस निकालने में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो। अब बच्चों यहाँ पर देखो चीज़ें क्या चेंज हुई मैं बताता हूँ। भले ही बस कि किसी भी रास्ते से जा रही हो ऐसे ऐसे घुमा कर, जिसमें उसको टोटल 320 किलोमीटर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 320 किलोमीटर नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्ट पाथ जो 260 किलोमीटर लग रहा है वही होगा ना, जो मिनिमम स्ट्रेट लाइन पाथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका 260 किलोमीटर ही हो रहा है, पाथ चेंज है उसकी वजह से उसको 320 लग रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 260, और लेकिन टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपको 8 आवर्स लग रहे हैं, तो टाइम वही रहेगा बस डिस्प्लेसमेंट आपका 260 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 24, और ये कितना आएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने 32.5 वी बार किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पर देखो बच्चों कितना अच्छा ये समझाने के लिए था कि भैया यहाँ पर जब बस का डिस्प्लेसमेंट लेंगे और प्लेन का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो जो मिनिमम वैल्यू है 260 किलोमीटर वही होगा, तो 260 ले लिया। टाइम बस इसको ज़्यादा लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है, तो यहाँ पर सॉल्व, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व कराया था। इसको देख लो एक बार, क्वेश्चन सिंपल था लेकिन कॉन्सेप्ट देखो क्लियर करा इसने हमारा। देखो ये ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है, फिगर 3E3। अब ये 3E3 क्या है बच्चों, मैंने ये बुक से ही कट पेस्ट कर दिया है, शिवर्मा सर की बुक, तो उसमें फिगर का नाम दे रखा था, नॉमेनक्लेचर 3E3। ठीक है, ये क्या कह रहा है, फिगर 3E3 शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछा है। बी पार्ट में क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड एंड द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक चीज़ देख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले,
कि भैया पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चल रहा है और टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। देखो टाइम जा रहा है आगे और वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही। तो इसका एक चीज़ तो यही क्लियर हो गया कि भैया ये स्ट्रेट लाइन मोशन जो हो रहा है इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो आगे जाके पीछे नहीं आ रहा, वो आगे ही चलता चला जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है ना। बात समझो, अगर घट रही होती तो क्या होता, वेलोसिटी घटती और अगर निगेटिव चली जाती कहीं टाइम एक्सिस से नीचे तो इसका मतलब उसने डायरेक्शन भी चेंज कर ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। कहोगे सर ऐसा आपने क्यों बताया, अभी पता चलेगा। पहला क्या है, पार्ट ए सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन। इस ग्राफ से आपको एक कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि t इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि जब टाइम आपने काउंट करना स्टार्ट करा है तो ये वैल्यू 2 आ रही है वेलोसिटी की, यानी ये हमारी कहीं ना कहीं इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी कह दोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी, जो कि हम u लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से याद आ रहा है। तो u हमारी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये देखो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। और अब क्या है, देखो टाइम अगर मैं 10 सेकेंड ले लूँ, 10 सेकेंड, तो ये देखो टाइम 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड। यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ रही है, यहाँ पर वेलोसिटी 8 है। तो आफ्टर 10 सेकेंड, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में जो अपनी फाइनल वेलोसिटी हुई जा रही है 10 सेकेंड की ड्यूरेशन में, वो कितनी हुई जा रही है, 8। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इसमें वैल्यू रख दो सारी। तो v हो गया आपका 8, u हो गया 2 प्लस एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम है 10 सेकेंड। तो ये एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 6/10, यह आ जाएगा 0.6 और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये कभी गलत मत लिख के आना, क्योंकि यूनिट गलत लिख दोगे तो सब गलत हो जाएगा। देखो ये कितना सिंपल था। अब क्या पूछ रहा है दूसरा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, वो भी अभी पता चल जाएगा। इसको देख लिया, ये तो बहुत सिंपल था। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड्स। अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो 0.0 से हमने स्टार्ट करा वेलोसिटी, ठीक है, अब डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि हम जब टाइम 0 पे ही वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2 लिए ले रहे हैं और टाइम 10 सेकेंड यानी t इज इक्वल टू 10 सेकेंड बाद वो किसी पॉइंट पे पहुंचेगा और उसमें वेलोसिटी हमारी 8 मीटर पर सेकेंड है। ये ग्राफ से हमको पता चला। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है x इज इक्वल टू 0 से, यहाँ पर मान लेते हैं x ये वैल्यू है, ये x वैल्यू है। इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। x क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कह दोगे सर बिल्कुल, x की वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 2, टाइम हो गया 10 सेकेंड्स प्लस हाफ एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला 0.6 इंटू 10 स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 20 प्लस इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 0.3, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 0.3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 50 मीटर्स। तो x की वैल्यू आ गई 50 मीटर्स, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 50 मीटर आ गई। लेकिन आप तुमको अभी ध्यान आ रहा होगा, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि भैया इसका मोशन एक ही स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, हो रही कि नहीं। तो ऐसा मोशन जिसमें एक ही लाइन पे चलते चले जा रहे हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन यानी आप डायरेक्शन अपनी नहीं चेंज कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही क्या होते हैं, सेम होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो तीसरा है आंसर, डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड, वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा डिस्टेंस के बराबर। और इसका रीज़न भी लिख देना, सिंस द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन एंड देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन बिकॉज वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग विद टाइम, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, और जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 50 मीटर। देखा बच्चों, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करा है। इसको देख लो फिर से एक बार। ये वेलोसिटी यहाँ पर v मान लो, देख लिया। और तो कुछ नहीं पूछा था, बस इतना ही पूछा था। देखा, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक और ग्राफ वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, फिगर 3E4 shows the graph of the x coordinate of a particle going along the x axis as a function of time। ठीक है भाई, find the
पहला पार्ट एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 एंड 12 सेकेंड, यही पूछा जा रहा है। सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। इस फिगर को ऑब्जर्व करने से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेस पोजीशन अगर 0 है यहाँ पर, तो पोजीशन 0 से पहले कहाँ जा रही है, 50 मीटर, यानी कि वो 50 मीटर चल दिया आगे। फिर टाइम बढ़ता जा रहा है, वो बंदा यहाँ पर वेट कर रहा है, यानी 50 मीटर पे वो रुका हुआ है। फिर टाइम 7.5 से जब 10 की तरफ बढ़ रहा है तो वो फिर आगे बढ़ता है, 100 मीटर तक पहुँचता है, और उसके बाद जब टाइम बढ़ रहा है तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है, वो 0 की तरफ फिर चलने लगता है। देखो तभी तो वह 100 से घट के 0 पे आएगा, टाइम बढ़ रहा है और वो 0 की तरफ आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब वो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, रुक भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड निकालते हैं। पहला एवरेज वेलोसिटी, तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी, यही तो होती है। डेल्टा टी यहाँ पर कितना दे रखा है, 10 सेकेंड दे रखा है। और पहले वाले केस में x1 0 to 10 सेकेंड, तो 0 to 10 सेकेंड पे देखो बच्चों क्या है, ये 10 सेकेंड पे x2 है जिसकी वैल्यू 100 मीटर्स है कि नहीं है, और x1 आपका 0 है क्योंकि स्टार्ट 0 t = 0 पे 0 है। तो यहाँ पर बच्चों x1 हो जाएगा 0 और x2 हो जाएगा 100 मीटर्स, हो जाएगा कि नहीं। तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो v बार क्या हो जाएगा 100 माइनस 0 अपॉन 10, ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 10 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो एवरेज वेलोसिटी तो आपको पता चल गई। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इसको देखो फिर मैं बताता हूँ। देख लिया। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, और वो अलग अलग टाइम पे पूछ रहा है, अलग अलग टाइम पे। पहले मैं यहाँ पर कुछ बातें आपसे कर लूँ ताकि जो चीज़ें भूल रखे वो याद आ जाए, भुलक्कड़ बहुत हो ना तुम। देखो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों क्या होती थी, v = dx/dt, यही तो होता था। और हमें ये पता चला था कि ये होता है tan थीटा। tan थीटा का मतलब स्लोप ऑफ xt कर्व। याद आया कि नहीं आया, कह दोगे सर बिल्कुल आ गया। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है xt कर्व, हमें उसका tan थीटा निकालना है और हमको आंसर पता चल जाएगा कि वेलोसिटी कितनी है। तो देखो बच्चों क्या क्या कह रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए एट 2 सेकेंड। तो पहला 2 सेकेंड। अब देखो बच्चों ये है 2.5 सेकेंड, तो 2 कहीं यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, 0 से 2.5 के बीच में। अब ये बताओ, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो चाहे इस पॉइंट पे हम स्लोप निकालें चाहे इस पॉइंट पे स्लोप निकालें, वो तो एक सेम ही स्लोप आएगा। तो ये अगर मैं यहाँ पे tan थीटा निकाल लूँ, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो वैल्यू देगा हमको यही वेलोसिटी होगी। और वो कहाँ कहाँ पर होगी वेलोसिटी, वो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 1 सेकंड पे भी उतनी होगी, 2 सेकंड पे भी उतनी होगी और 2.5 पे भी उतनी होगी। कह दोगे सर क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई कर्व तो है नहीं जो tan थीटा चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो सेम ही रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर 2.5 के लिए निकाल लूँ तो 2 के लिए भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहला वाला एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी = tan थीटा = dx/dt, और इस केस में जिसकी वैल्यू होगी 50/2.5, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ये हो गया 50/2.5, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 25 अंजा, ये 2 जा, तो ये आ जाएगी v = 20 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल आ जाएगी। ये आंसर हो गया आपका, हो गया कि नहीं हो गया। अब पार्ट 2 में क्या पूछ रहा है, एट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड भी तो पूछ रहा है, एट 5 सेकेंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। अब देखो यहाँ पर फिर 5 सेकेंड पर जब हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर स्लोप कितना है, देखो स्लोप 0 है, और ये दिख भी रहा है कि भैया जब 2.5 से 7.5 है, टाइम बढ़ रहा है 2.5 सेकेंड से 7.5, तो डिस्टेंस उसकी 50 मीटर ही बनी हुई है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्योंकि वो रुक गया है वहाँ पर, और यहाँ पर दिख भी रहा है स्लोप कितना है, 0 है ना यहाँ पर। तो ये यहाँ पर लिख भी सकते हैं, एट 5 सेकेंड v = tan थीटा = 0, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ गए कि नहीं, 0। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 8 सेकेंड पे निकालिए। अब देखो 8 सेकेंड पे फिर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7.5 से 10 के बीच में देखो 8 कहीं यहाँ पर लाई करेगा कि नहीं, यहाँ पर लाई करेगा 8, तो 8 ऑब्वियस सी बात है इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, इस वाली लाइन पे।
7.5 से 10 वाली। तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूँ, ये वाला टेन थीटा निकाल लूँ, ये वाला टेन थीटा, जो कि होगा ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला बेस, ये वैल्यू कितनी है बच्चों 100 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 50। और ये ड्यूरेशन कितनी है, ये ड्यूरेशन है 2.5। होगा कि नहीं होगा, कह दोगे सर बिल्कुल होगा। तो वहाँ पर यही कर देंगे हम। एट थर्ड पे क्या पूछ रहा है, एट 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं, ये वैल्यू से 8 को डिवाइड कर देंगे, वो करने की ज़रूरत नहीं बच्चों, आपको ड्यूरेशन से डिवाइड कर दो आप, इसका स्लोप निकल जाएगा स्लोप। और जो कि हर वैल्यू 7.5 पर, 8.5 पर, 8 पर, 9.5 पर, सब पे एक ही लाइन तो बनी हुई है, जैसा हमने यहाँ पर करा था। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 2.5। तो ये वैल्यू फिर से आ जाएगी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि थीटा देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है कि नहीं, ये मैंने क्यों बताया अभी पता चल जाएगा कुछ। और फिर क्या पूछ रहा है 12 सेकेंड पे। अब देखो 10 से 15 में जाओ, तो 10 से 15 में फिर से एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, कह दोगे सर बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर 12 कहाँ पर लाई करेगा, कहीं यहाँ पर लाई करेगा मान लो। हमें इस लाइन का स्लोप पता करना है, किसका, इसका। तो यहाँ पर भी टेन थीटा आप निकालोगे, लेकिन अब देखो अब थीटा निगेटिव डायरेक्शन में, ये देखो ये थीटा क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये लाइन उल्टी डायरेक्शन में स्लोप है इसका, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, यानी पोजीशन क्या हो रही है, पोजीशन घट रही है। तो यहाँ पर जब आप टेन थीटा निकालोगे, तो टेन थीटा निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर ये देखो ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस लाइन का हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम होगा। तो टेन थीटा आप ऐसे निकाल सकते हो, कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखो ये वाला थीटा कैसे निकाल सकते हो, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला बेस। बात तो वही है, चाहे ये थीटा निकाल लो चाहे ये थीटा निकाल लो, अल्टरनेट एंगल। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ये वैल्यू बच्चों, ये है 100 मीटर। और ये वैल्यू कितनी है, ये है 15 माइनस 10, ये है 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स है कि नहीं। तो 12 सेकेंड पर फोर्थ वाला एट 12 सेकेंड। अब यहाँ पर ही बच्चे करते हैं गलती, v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, v की वैल्यू हो जाएगी माइनस का टेन थीटा। क्यों माइनस का टेन थीटा हो जाएगा बताओ, क्योंकि ये थीटा निगेटिव डायरेक्शन में है, पहले एंटी क्लॉकवाइज देखो जा रहा था उस डायरेक्शन में, अब ये क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं। और ये दिख भी रहा है कि भैया वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तभी तो 100 मीटर से उसकी वैल्यू घटना चालू होगी, तभी तो ओरिजिन की तरफ जाएगा जब अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो देखो 100 अपॉन 50, इसको कर दो माइनस का 100 अपॉन 50, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया कि नहीं। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था क्योंकि इसी पॉइंट की वजह से, इन 2-3 पॉइंट्स की वजह से क्वेश्चन अच्छा था, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिली। बात समझिए कि नहीं। और यहाँ से एक चीज़ और देखते सकते हो, मैं आपकी जगह होता तो ये भी देखता कि भैया जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो थीटा तो कांस्टेंट ही होगा 10 से 15 सेकंड के बीच में, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किस डायरेक्शन में, भाई पोजीशन हमारी घटती चली जा रही, पहले हम दूर थे अब हम पास आते जा रहे हैं ओरिजिन से, है कि नहीं। तो इसका मतलब वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो अगर ऊपर वाली को प्लस दिखा रहे हो तो उसको माइनस तो दिखाना पड़ेगा ना। देखा, अच्छा था क्वेश्चन, बहुत अच्छा था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बुक में क्वेश्चन नंबर 21 है। कह दोगे सर इतना बड़ा जंप क्यों ले लिया, बीच वाले सारे छुड़वा दिए। बीच वाले क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, यकीन मानो, बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मैंने समझाते वक्त भी बहुत से क्वेश्चन वहाँ पर याद करो, हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्व करी थी जब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। एच.सी. वर्मा सर की बुक के कुछ एग्जाम्पल भी हमने उसमें सॉल्व करे थे, उनको जब देखोगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। क्या है, अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। ठीक है भाई, एक पुलिस वाला है और एक मोटर बाइक वाले को पकड़ रहा है पुलिस जीप में। द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले तो मैं यही लिख लेता हूँ, पहले तो आंसर में पहले क्या लिखूँगा मैं, गिवेंस में स्पीड ऑफ UM लिख देता हूँ। ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर, या SM लिख देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। SM यानी स्पीड ऑफ मोटर बाइक, M का मतलब मोटर बाइक, वो दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो बच्चों एक काम करना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 72, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो क्या कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 18 4 क्या होता है 72, तो ये आ जाएगा 4 × 5 20 मीटर पर सेकंड।
आ गया कि नहीं? कह दोगे हाँ सर। द जीप फॉलोज इट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ क्या कह दूँ मैं, स्पीड ऑफ जीप यानी एस जे लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ जीप ये कितना है बच्चों, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको भी चेंज कर दो किस में, इसको भी चेंज कर दो मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 18 5 90, 25 मीटर पर सेकेंड। कह दोगे सर बिल्कुल। अब क्या रहा है क्वेश्चन, द जीप फॉलोज इट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड्स लेटर देन द बाइक। क्या कह रहा है कि एक जीप है, बाइक को चेस कर रही है, अब एक टर्न आता है तो बाइक क्या होती है, मुड़ जाती है उस टर्न पे। क्वेश्चन कह रहा है कि जब बाइक टर्न लेती है तो ये जीप उसको 10 सेकंड बाद पीछे से कैच करती है। बात समझ रहे हो? ये अभी इसी रोड पे है, उसने टर्न ले लिया है, वो 10 सेकंड आगे भी बढ़ चुका है, तब जाके वो टर्निंग के एंड पे पहुंचती है और उसको फिर से जीप भी टर्न लेगी ना उसको पकड़ने के लिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये आगे जा रहा था, टर्न आया तो इसने टर्न ले लिया, ये अभी इसी रोड पे 10 सेकंड बाद ये इस पॉइंट पे पहुंच गया कि इसने भी टर्न लिया और इसको पकड़ने लगा। बात समझे कि नहीं? ये मैं अभी यहाँ पर दिखा भी दूंगा। ठीक, assuming that they travel at constant speeds, how far from the turning will the jeep catch up with the bike? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भैया टर्निंग के कितनी देर, जब वो टर्न लेगा, अभी मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सिनारियो क्या है भैया, सिनारियो ये है कि ये रोड है, यहाँ पर एक टर्निंग है। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पर थी आपकी जीप। ठीक है, ये है आपकी जीप, ये जीप है। ठीक है, ये जीप है, मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये जीप है इस डायरेक्शन, और यहाँ पर आपकी बाइक है, ये बाइक है आपकी, यहाँ पर चोर बैठा है, ये बाइक है, मोटर बाइक, तो एम से डिनोट कर रहा हूँ। अब ये जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी है 25 किलोमीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। कहा ये जा रहा है कि भैया जब टर्न आएगा तो ये बंदा तो टर्न ले लेगा, इसको भी टर्न लेना होगा, लेकिन टर्न लेने के 10 सेकंड बाद, यानी कि यहाँ से 10 सेकंड बाद ही ऐसा होता है कि मोटर बाइक यहाँ पहुँचती है और जीप यहाँ पर पहुँचती है, जीप भी अब टर्न लेगी। तो यहाँ सिनारियो क्या बन जाएगा, सिनारियो ये बनेगा कि ये जो आपकी बाइक है, ये ऑलरेडी 10 सेकंड यहाँ से दूरी चल चुकी है। इस दूरी को मैं मान लेता हूँ एम नहीं, एस मत मानो, डी, इसको कुछ मान लो, इसको मैं टाइम से ही दिखाता हूँ। ये 10 सेकंड की दूरी चल चुकी है, कहाँ पर, ये जीप पहुँची, मैं अब मोटर पहुँची है यहाँ पर, एम से डिनोट कर रहा हूँ, और 10 सेकंड पहले जीप यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब कह रहा है कितनी दूरी चलेगी जीप कि वो एम को पकड़ ले, मोटर बाइक को पकड़ ले। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ, लेट एट द टर्निंग आफ्टर टाइम टी सेकेंड्स जीप कैचेस द मोटर बाइक। क्वेश्चन समझ गए हो पूरी तरीके से कि भैया मोटर बाइक टर्न ली और वो 10 सेकंड आगे चल दी, तब जाके जीप उसके पीछे पहुंच पाई है इस पॉइंट पर। अब कह रहे हैं कितनी दूरी वो जीप चलेगी, ये दूरी पूछी जा रही है, ये वाली दूरी मान लेते हैं, ये दूरी है डी। इस दूरी को बताना है कि वो कब यहाँ पर जे और एम एक ही पॉइंट पे होंगे, मतलब जब इसको ये पकड़ लेगा, जीप मोटर बाइक को पकड़ ली। तो एक बात बताओ, मैंने ये कह दिया कि इस इंस्टेंट पे जब वो 10 सेकंड दूर था, मैं देख रहा हूँ कि वो इतनी दूरी 10 सेकंड ऑलरेडी चल चुका है, बात है कुछ दूरी होगी उसकी, वो चल चुका होगा। तो मैं कहता हूँ कि भैया मैं मान लेता हूँ कि टाइम टी के बाद, यानी इस पॉइंट पे जब जीप को टाइम टी लगेगा तब उसको पकड़ लेगी। तो ये जो टाइम टी है उसमें जीप चलेगी ये वाली 10 वाली, ये डी वाली दूरी, लेकिन ये मोटर बाइक कितनी दूरी चलेगी, मोटर बाइक सिर्फ इतनी ही दूरी चलेगी। इसको मैं मान लेता हूँ डी जे और ये कह देता हूँ डी एम। बात समझ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाई मोटर बाइक इन टाइम टी सेकेंड और डिस्टेंस कवर्ड बाई जीप इन टाइम टी सेकेंड, ये दोनों ही इस पॉइंट पे आ गए। बात समझ गए। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं डी जे निकाल लेता हूँ। डी जे क्या है, मैंने ये मान लिया है ना कि इस पॉइंट से जीप को टी सेकेंड लगेंगे इसको कवर करने में, इस पूरी दूरी को कवर करने में, जहाँ पर ये इसको पकड़ पाएगा। तो उसी टाइम में मोटर क्या होगी, मोटर
डी एम दूरी चल लेगी, क्योंकि 10 सेकंड तो वो ऑलरेडी चल चुकी है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जो डी जे होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई जीप इन टी सेकेंड्स। तो बच्चों बताओ स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। जीप की स्पीड कितनी है, एस जे इंटू टाइम, हमने टी मान लिया है। तो एस जे कितना है, एस जे हम लोगों को पता है कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25 इंटू टी। हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, डी जे की वैल्यू पता चल गई। अब डी एम यानी कि उसी टाइम में जैसे ही ये यहाँ से टर्न लेगा तो इसको टाइम टी लग रहा है, और मोटर आपकी अभी यहाँ पर है, बाइक आपकी यहाँ पर है, तो इसको टाइम जब टी लग रहा है इतना चलने में, तो बाइक को तो अब कम ही दूरी चलनी है, तो वो टाइम टी में इतनी दूरी और चले जा रहा है, डी एम। बात समझ गए कि नहीं? तो डी एम भी हम लोग निकाल लेते हैं, डी एम डिस्टेंस कवर्ड बाई मोटर बाइक इन टी सेकेंड कितनी होगी बच्चों, एस एम इंटू टी होगा कि नहीं, स्पीड इंटू टाइम। एस एम है 20 और टाइम हो जाएगा टी। कह दोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिखने वाला हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाई मोटर बाइक इन 10 सेकेंड। 10 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा ये बताओ। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि भैया जब जीप यहाँ पर पहुँचती है तो मोटर ऑलरेडी 10 सेकंड की दूरी चल चुका है। आप समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद टाइम टी लगेगा जब जीप मोटर को कैच कर लेगी। तो 10 सेकंड वाली दूरी भी निकाल लेते हैं। 10 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड ऑफ मोटर इंटू टाइम 10 सेकंड, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर बाइक इन 10 सेकंड कितना होगा, एस एम इंटू 10 हो जाएगा कि नहीं। स्पीड कितनी है 20 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 200 मीटर्स हो जाएगी कि नहीं, 200 मीटर्स। यूनिट जरूर लिखना बच्चों, ये सारी यूनिट मीटर्स में है, वो मैंने वहाँ नहीं लिखी है क्योंकि 20 इंटू टाइम ऐसे करके दे रखा है। अब ये बताओ ये जो डी जे वैल्यू है, डी जे यानी कि ये जो वैल्यू ट्रेवल करेगा कौन सी जीप, वो कितनी होगी, डी जे इक्वल टू 10 सेकेंड में चली हुई दूरी, ये वाली दूरी प्लस डी एम होगी कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, डी जे इक्वल टू 200 प्लस डी एम कितना आया है 20। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ना लिखूँ, ये लिख दूँ डी एम। हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। डी जे अभी हम लोगों ने निकाली वो है 25 टी, ये वैल्यू है 200 प्लस डी एम कितना आ रहा है, डी एम अभी हम लोगों ने निकाला 20 टी। तो इसको सॉल्व कर लो, ये उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 200। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 200/5 यानी कि 40 सेकेंड। इसका कहने का मतलब है कि जब जीप टर्न पे पहुंचेगी तो इसको टाइम लगेगा 40 सेकेंड इसको पकड़ने में। अब हमको टाइम जब पता चल गया तो डीजे, यही तो पूछ रहे, डीजे की वैल्यू पूछी जा रही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जीप बिफोर इट कैचेस द जीप कितनी होगी 25 इंटू टी। ये देखो डीजे की वैल्यू 25 इंटू टी, इसकी वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ पर मैं रख के दे रहा हूँ डीजे इज इक्वल टू 25 टी। टी कितना निकाला हम लोगों ने 25 इंटू 40, यही तो 25 फोर जा कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। यही बच्चों आंसर है आपका, यानी जीप को 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा जब वो मोटर बाइक को कैच करेगी, पकड़ लेगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हो कि नहीं? एक बार क्वेश्चन समझ गए तो ये सब लगाना बहुत सिंपल हो जाएगा। देख लो एक बार क्वेश्चन, पहले हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद सिनारियो को समझा कि भैया पहले एक रोड पे जा रहे थे, फिर मोटर बाइक ने टर्न लिया, 10 सेकंड बाद जीप भी वहाँ पहुँच गई, उसने भी टर्न ले लिया। अब मोटर बाइक 10 सेकंड ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी है, ये इतनी दूरी चल चुकी है, और हमने मान लिया कि टाइम टी के बाद जीप मोटर बाइक को चेस कर लेगी। तो जितना टाइम टी में जीप इतनी दूरी चलेगी तो मोटर बाइक इतनी दूरी चलेगी कि नहीं। तो हमने कह दिया कि ये दूरी डी जे इज इक्वल टू डी एम प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड बाय द मोटर बाइक।
वही हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पेज पे हमने क्या करा, dm की वैल्यू निकाल ली, स्पीड इनटू टाइम से 20 थी, और डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर बाइक इन 10 सेकंड निकाल लिया। ये जो dj है वो 200 प्लस dm होगा, dm की वैल्यू 20t रख दी, इसको सॉल्व कर लिया, टाइम की वैल्यू 40 सेकंड है, और फिर हमने dj इक्वल टू 25t में टाइम की वैल्यू रख दी, जिससे हमको पता चल गया कि भैया जीप जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी चलेगी बिफोर कैचिंग द बाइक। अच्छा क्वेश्चन था ये, देख लिया। देखो, हो सकता है सोच रहे हो कि सर लगातार क्वेश्चन कराते जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। रुका जा रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करा करो तो एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि आपसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एक पॉइंट के बाद दिमाग एकदम स्टक हो जाता है, हैंग हो जाता है दिमाग, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तुमसे सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। तुम उस समय कॉपी को बंद कर दिया करो, इधर उधर थोड़ा बहुत 5 मिनट घूम लिया करो, गाना सुन लिया करो, कुछ भी कर लिया करो, लेकिन पढ़ा मत करो बस। ये बच्चों बहुत अच्छी टेक्निक होती है दिमाग को रिफ्रेश। जैसे अब कंप्यूटर या CPU जो आप यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, उसमें क्या होता है, आप रिफ्रेश करते रहते हो, तो दिमाग को भी तो रिफ्रेश करना है, तो ये करा करो। लेकिन कुछ बच्चे क्या होंगे, वो 5 मिनट के ब्रेक को 5 घंटे का ब्रेक बना देते हैं, वो मत करा करो, ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बुक में क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या कह रहा है, अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड। इसको कुछ दिमाग इसका खराब है, बिल्डिंग के ऊपर बैठा है और ये क्या कर रहा है, बॉल्स को ड्रॉप कर रहा है, लेकिन हर 1 सेकेंड बाद एक बॉल ड्रॉप करता है, ठीक है। फाइंड द पोजिशंस ऑफ 3rd, 4th, 5th एंड व्हेन द 6th बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन, आपका दिमाग लॉजिक वाला क्वेश्चन है। कह रहा है बिल्डिंग है, ठीक है, और इस पर कोई बंदा बैठा है जो बॉल्स को नीचे फेंक रहा है, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये बॉल को, मान लो पहली बॉल इसने फेंकी होगी तो कहीं पर मान लो यहाँ पर पहुँची फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल कहीं यहाँ पे पहुँची, लेकिन एक बात बताओ, जब फर्स्ट बॉल यहाँ पर पहुँच, जब वो फेंकेगा उसी के बाद 1 सेकंड बाद तो सेकंड बॉल फेंक देगा, फिर 3rd बॉल फेंकेगा, तो सबके बीच में जो टाइम इंटरवल का डिफरेंस है वो कितना होगा, 1 सेकंड का होगा। तो जब 6th बॉल को फेंक रहा होगा, ध्यान देना 6th बॉल को, तो 5th बॉल उससे 1 सेकंड की दूरी पे होगी कि नहीं होगी। 4th बॉल क्या होगी, 4th बॉल उससे 2 सेकंड की दूरी पे होगी, और 3rd बॉल उससे कितनी दूरी पे होगी, 3 सेकंड की दूरी पे। तो अगर मैं टाइम की दूरी देखूं कितना टाइम होगा, तो 6th और 5th के बीच में कितना होगा, 1 सेकंड का डिफरेंस होगा कि नहीं भाई। 5th फेंकेगा उसी के मतलब 5th फेंकी फिर 6th फेंकेगा ना 1 सेकंड बाद, और जो 4th बॉल होगी उसके बीच में टाइम का डिस्टेंस कितना होगा। आप कहोगे टाइम का डिस्टेंस मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन का गैप होगा, 2 सेकंड। क्यों, क्योंकि 4th बॉल फेंकेगा उसके बाद 5th फेंकेगा तब 6th फेंकेगा, और हर कंसेक्यूटिव बॉल के बीच का डिफरेंस टाइम ड्यूरेशन का कितना है, 1 सेकंड का। तो जब 4th बॉल यहाँ पहुंचेगी तभी 6th बॉल यहाँ पर होगी, कि वो कितनी दूरी से गिर चुकी होगी, 2 सेकंड की दूरी से वो गिर चुकी होगी, ठीक है। और 3rd बॉल और 6th बॉल के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा, 3 सेकंड होगा कि नहीं होगा। 3, 4, 5, 6 इन दोनों के तीनों के बीच में देखो 1, 1, 1 3 सेकंड, यानी जो 3rd बॉल होगी वो 3 सेकंड गिर चुकी होगी, 4th बॉल 2 सेकंड गिर चुकी होगी, और 5th बॉल 1 सेकंड गिर चुकी होगी। तो सबसे पहले हम 5th बॉल का निकाल लेते हैं। अब ये बताओ, ये हाइट से गिर रहा है, तो हाइट ऑफ 5th बॉल h इज इक्वल टू क्या होता था, याद करो, ut प्लस हाफ GT²। g की वैल्यू यहाँ पर हम 9.8 ले लेंगे, 9.8। जब दे ना रखी हो तो यही वैल्यू ले लेना, क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगेगा, और इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से ड्रॉप कर रहा है वो तो 0 होगी। याद करो, जब हम इनिशियली ड्रॉप करते हैं तो वो 0 होती है नहीं, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0। हर बॉल के लिए वही होगा, जब ड्रॉप करोगे तो इनिशियल तो 0 है ना। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² में ये बचेगा सिर्फ हाफ GT²। तो 5th बॉल के लिए टाइम कितना है, टाइम है 1 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लो, हाफ g यानी 9.81 या 9.8 इंटू 1, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 4.9 मीटर आंसर, ठीक है। ये 5th बॉल 4.9। अब सॉल्व करते हैं किसके लिए, 4th बॉल के लिए। तो 4th बॉल को टाइम कितना लग रहा है, 4th बॉल को टाइम लगेगा हाफ g यानी 9.81 इंटू 4th बॉल को टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, वो 2 सेकेंड गिर चुकी है ऑलरेडी, तो 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो 9.8 इंटू 2 ये 19.6, हाँ 19.6 मीटर, ठीक है, ये हो गया आंसर। और उसी तरह जो आपकी 5th बॉल है, 5th
थर्ड बॉल, फिफ्थ बॉल तो निकाल चुके हैं, थर्ड बॉल ये क्या होगी, ये थर्ड में देखो मैंने TH लिख रखा है, थर्ड में RD लिखो, थर्ड, ठीक है। थर्ड बॉल के लिए क्या होगा, हाफ जी यानी 9.8 इंटू टी, टाइम होगा 3 स्क्वायर, यानी 3 सेकंड ऑलरेडी गिर चुके हैं जब सिक्स्थ बॉल को हमने ड्रॉप करा। तो ये 9.8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 44.1 मीटर। ये बच्चों मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके लिख लिया है, इसलिए मैं आप सॉल्व कर लेना, 44.1 मीटर, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था, ये देखो बहुत अच्छा था, देख लो इसको एक बार। ये सब क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन तो ये आसान है, लेकिन ये तुम्हारी जो सोचने की क्षमता है उनको बढ़ाते हैं, इसलिए क्वेश्चन अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो एक बॉल का क्वेश्चन आ गया, क्या है, अ बॉल, क्वेश्चन नंबर 6 है, बुक में क्वेश्चन नंबर 29 है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है कि भैया एक बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप करा गया है, ठीक है, किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया गया है, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। अब एक बात बताओ, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया जब वो ग्राउंड से लास्ट के 6 मीटर ऊपर थी, लास्ट के 6 मीटर, ये वाला, इसको पॉइंट मान लेते हैं A, ये हो गया B, और ये मान लेते हैं ग्राउंड C पर है, ठीक। तो कह रहा है कि जब वो B to C आ रही है तो उसको टाइम लग रहा है 0.0, कितना लग रहा है, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, मतलब ड्रॉप तो वो यहाँ से करी गई है, बॉल ड्रॉप यहाँ से करी गई है, इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G लग रहा है, G की वैल्यू हमको 10 लेनी है, ये देखो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, ये 2 यानी ये स्क्वायर में लिखा हुआ है, ठीक है, वो कॉपी पेस्ट में ऐसे लिख जाता है। तो कह रहा है कि बताओ इसकी हाइट कितनी है, ये H कितनी है, ये H कितनी है, बात समझे। अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, हम लोग इस पूरी जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्या, एक तो AB वाला पार्ट, AB में मैं मान लेता हूँ कि AB वाली दूरी कितनी बचेगी, ये पूरी हाइट है H और ये है 6, तो ये दूरी कितनी होगी, H - 6 होगी कि नहीं होगी, कह दोगे बिल्कुल। और ये मान लेते हैं कि A to B आने में जो टाइम लग रहा है, लेट टाइम फ्रॉम A to B इज टी सेकेंड्स, मतलब उसको A to B जाने में T सेकेंड लग रहा है, A to B गए T सेकेंड में और B to C कितने में गए, 0.2 सेकेंड में। तो पहले हम लोग इस जर्नी को देखते हैं, फ्रॉम A to B। अब देखो A to B में हाइट कितनी उसने ड्रॉप हुई है, H - 6 कह दोगे हाँ सर, इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ऊपर से ड्रॉप करी गई है, तो UT तो हो गया 0 प्लस हाफ G की वैल्यू ले लेंगे 10 इंटू टाइम कितना लग रहा है T, तो इसको लिख लिया T स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5T स्क्वायर, H - 6 इज इक्वल टू 5T स्क्वायर। ये आगे एक इक्वेशन 1, आगे की नहीं। अब हम क्या करेंगे, A to B नहीं लेंगे, अब पूरी जर्नी ले लेंगे A to C। फ्रॉम, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके, मुझे जो सबसे आसान लगा वो मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम A to C। तो देखो बच्चों A to C में क्या है, हाइट तो टोटल H ही है, तो ये कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू टाइम कितना लगेगा, अब ये देखो टाइम होगा हाफ G, टाइम अब कितना हो गया, A to B आने में T लग रहा है और B to C आने में 0.2 लग रहा है, तो ये बच्चों यही तो हो जाएगा T प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको देख लो, फिर नेक्स्ट पेज पर जाता हूं मैं। देख लिया, तो सॉल्व करते हैं। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी की जगह 10 और T प्लस 0.2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, T स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 0.2 इंटू 0.2 4.04, यही तो हो जाएगा कि नहीं, प्लस 2AB का मतलब 2 इंटू 2.4 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 0.4T, हो जाएगा कि नहीं। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5T स्क्वायर प्लस 0.04 प्लस 0.4T, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 5T स्क्वायर
प्लस 5 इंटू 0.04, 5 4 ज़ा 20, ये हो जाएगा 0.2, हो जाएगा कि नहीं, और प्लस 5 4 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 2t, ये हो गई h, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। बात समझ गए कि नहीं। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी h माइनस 6 इक्वल टू 5t²। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, h इज इक्वल टू 6 प्लस 5t² लिख सकते हैं कि नहीं, और ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इज इक्वल टू 6 प्लस 5t², ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमको t निकाल लेते हैं, फिर उससे निकाल लेंगे, तो h की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5t² इज इक्वल टू 5t² प्लस 0.2 प्लस 2t। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कह दोगे बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, ये 5t² कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2t इज इक्वल टू, ये 0.2 उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0.2, ये हो जाएगा 5.8, हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा 2t। तो टाइम कितना लगा, टाइम हो जाएगा ये आपका 5.8 डिवाइडेड बाई 2, यही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा 2.9 सेकेंड्स, 2.9 सेकेंड, यानी कि ए से बी गिरने में उसको टाइम लगेगा 2.9 सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम जानते हैं कि h माइनस 6 इज इक्वल टू 5t², तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। टाइम दे ही रखा है हमको, पता चल गया 2. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h माइनस 6 इज इक्वल टू 5t कितना है 2.9 हम लोगों ने निकाल लिया स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा इसका 48.05 मीटर्स, ये आंसर है। मतलब जिस हाइट से आप उसको ड्रॉप करोगे वो ये आंसर। क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन यहाँ पर जो हमने एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अलग अलग तरीके से देखा। पार्ट, पूरी जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक A to B और एक A to C। अब करने को तो B to C भी कर सकते थे, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ता, B पे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ती। क्यों, क्योंकि बॉल यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ तो एडवांटेज है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन B पे क्या होगा, एक वेलोसिटी आ चुकी होगी, तो B to C जो जर्नी है उसमें इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। जितनी आसानी से हो सके क्वेश्चन उतनी आसानी से करा करो तो। ठीक है, देख लिया, इसको भी देख लो, पॉज करके एक बार लगाया करो क्वेश्चन और लिख लिया करो। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पीडीएफ में दे दूंगा, लेकिन सोल्यूशन उसमें अपने आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तो समझ ही गए, बात समझ गए कि नहीं, रिवीजन भी हो जाएगा। फिर देखो, फिर एक बॉल ड्रॉप करी जा रही है भगवान। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 30 है ये बुक का। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट का कॉन्सेप्ट है। क्या है, A ball is dropped from a height of 5 meter onto a sandy floor and penetrates the sand up to 10 centimeter. तो before coming to rest, तो क्या कह रहा है पहले यही समझ लेते हैं। भैया एक बॉल को ड्रॉप करा गया है, ठीक है, ड्रॉप करा जा रहा है, मान लेते हैं पॉइंट A से उसको ड्रॉप करा गया है, ठीक, वो किसी पॉइंट B पे आती है, और ये जो दूरी है सैंडी फ्लोर, ये जो मतलब रेत भरी हुई है, ये दूरी कितनी है 5 मीटर, 5 मीटर, हाइट कितनी है इसकी 5 मीटर। और कह रहा है कि जब वो बी पर आती है तो वो अंदर पेनिट्रेट, ये सैंड है, यहाँ पर सैंड है, ये बॉल किसी पॉइंट सी पर रुकती है, जाके सी पर, ये बॉल किसी पॉइंट सी पर रुकती है, और सी की बी से दूरी यानी जो ग्राउंड से दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कह दोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो अब पूछ कह रहा है फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन द सैंड एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। अब भैया ऑब्वियस ही बात है कि जब बॉल यहाँ टकराने से पहले उसकी कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं, जस्ट टकराने से पहले, उसके बाद वो अंदर पेनिट्रेट करती जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो घटती जा रही है ना। तो पूछ रहा है कि इस वाले सैंड में उसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन। अब कह दो कि सर रिटार्डेशन पूछा है, देखो जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप ए की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। ऑब्वियस ही बात है कि जब पेनिट्रेट होगी तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी पहले, फिर वो 0 हो जाएगी अल्टीमेटली। तो इसको भी हम 2 पाथ में डिवाइड कर लेते हैं। क्यों, अभी बताता हूँ। फ्रॉम ए टू बी, पहले ए टू बी पाथ में इसको हम फ्रॉम ए टू बी,
क्यों कह रहा हूँ बच्चों, बताता हूँ। देखो a टू b में पहले ऐसे सोचा करो, मैं कैसे सोचता हूँ कि भैया a टू b में हाइट दे रखी है और g की वैल्यू मान लेते हैं हम 9.8 दे रखी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो दे तो नहीं रखे, अपने आप ले लो g की वैल्यू। अब पॉइंट बी पे अगर हमको वेलोसिटी पता होगी तभी तो हमको फाइनल वेलोसिटी पता है, क्योंकि पॉइंट सी पे इसकी वेलोसिटी कितनी हुई जा रही है, जीरो हुई जा रही कि नहीं, क्योंकि बॉल अल्टीमेटली आपकी रुकी जा रही है ना, तो वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये जो पाथ बी और सी है, ये जो पॉइंट है, इसमें बी पर अगर हमको वेलोसिटी पता हो और सी पे वेलोसिटी जीरो है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या 2ah कह दो, क्योंकि यहाँ पर हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमको पहले तो इनिशियल वेलोसिटी वी बी पे निकालनी होगी। हमको क्या नहीं पता है, हमको वेलोसिटी एट वी बी नहीं पता है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी अगर आप देखो, हम यहाँ पर ये लगाते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये वर्टिकल मोशन फ्री फॉल मोशन के लिए क्या होगा बच्चों, फ्री फॉल मोशन के लिए यही तो होता था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। याद आ रहा है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल याद आ रहा है। h यहाँ पर है h1 जिसकी वैल्यू दे रखी है 5 मीटर, दे रखी है कि नहीं। g यहाँ पर कुछ बोला तो नहीं लेने के लिए, नहीं बोला, g की वैल्यू हम ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो जीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी v को हम मान लेते हैं vb, इसको हमको पता करना है, तो ये सारी वैल्यू रख दो। तो vb स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू एच यानी कि 5। अब बच्चों एक मैं आपकी जगह होता तो पूरा vb स्क्वायर की वैल्यू इसको अंडर रूट ना लेता, क्यों, क्योंकि वही यूज़ होना है बाद में, अभी देखते हैं। 2 इंटू 9.81 या 2 5 10, तो ये हो जाएगा 98। ये वैल्यू अभी लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं, बस वी बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 98 मिल गई, आप ऐसे ही लिख दो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो या इसको 1 मान लो, ठीक। वी बी स्क्वायर इक्वल टू 98, इसकी वैल्यू मत निकालने लगना, इसको देखो मैं बताऊंगा अभी क्यों नहीं निकालना। देख लिया, नेक्स्ट पेज पर जाऊं। अब देखो, अब दूसरा मोशन देखते हैं फ्रॉम बी टू सी। अब बच्चों देखो बी टू सी में क्या है, बी टू सी में ये फ्री फॉल मोशन नहीं है, क्यों, क्योंकि अब तो सैंड आ गई ना यहाँ पर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यहाँ कोई रोल नहीं, फ्री फॉल मोशन नहीं है। यहाँ पर आपकी बॉल थी जस्ट टच करने से पहले, और फिर वो कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। ये दूरी उसने कितनी चली, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर, जो कि h2 की वैल्यू है कि नहीं। यहाँ पर हमको वी पता चल चुकी है। यहाँ पर वेलोसिटी वी सी कितना है, जीरो है, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी। तो फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2a। अब यहाँ पर g मत लिख देना, क्यों g मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सेलरेशन कुछ और होगा ना, हवा में तो है नहीं है। ये हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन a है, तो 2a इंटू h। अब h की वैल्यू यहाँ पर चेंज कर देंगे हम लोग, वी सी स्क्वायर हो गया जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो क्योंकि रेस्ट में आई जा रही। वी बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों देखो हम लोग निकाल चुके हैं, अभी वी बी स्क्वायर 98। अब पता चला मैंने क्यों नहीं उसका स्क्वायर रूट लिया, ये हो जाएगा 98 प्लस 2 इंटू ए इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 0.1। ये देखो एच को h2 लिख लो, h2 0.1 है, 10 सेंटीमीटर था तो 0.1 मीटर हो गया। इसको बच्चों सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस का 98। तो ए कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 98 डिवाइडेड बाई 0.2। ये सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा, जीरो लगा दोगे, ये हो जाएगा 2 4 8 2 9 18, ये माइनस का 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही बच्चों आपका आंसर है। माइनस देखो आ गया, माइनस का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो ही जा रही, तो वेलोसिटी घट रही है ना, तो ये देखो माइनस का 490 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। इसमें रिटार्डेशन देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि सर माइनस क्या पहले से लेना पड़ेगा, वो अपने आप माइनस आ जाएगा। इसको देख लो एक बार। देख लिया। एक क्वेश्चन बच्चों और कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बुक में क्वेश्चन नंबर 31।
क्या कह रहा है, एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। ठीक है भाई, द कॉइन इज 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. ठीक है भाई, कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेटा द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। पता है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन इसलिए सिंपल है क्योंकि उसमें बस खाली आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम लोग को बात करनी पड़ेगी रिलेटिव मोशन की। क्यों? क्योंकि यह लिफ्ट भी मूव कर रही है। अब देखो है क्या ये एक लिफ्ट है, ठीक, इसमें एक बंदा खड़ा है, ठीक, वो क्या करता है, कॉइन को ड्रॉप करता है जो कि 6 फीट, अब बंदा मान लो 6 फीट का है तो यहाँ से उसने इस कॉइन को ड्रॉप करा, ये हाइट है बच्चों 6 फीट। अभी मैं आपको ये कन्वर्जन बता दूंगा फीट का और ये मीटर का, ये सब बता दूंगा 6 फीट, क्योंकि अभी तक तो आप मीटर किलोमीटर में देख रहे हो ना। और कह रहा है कि जब वो लिफ्ट स्टार्ट करती है चलना, तो मान लो भाई लिफ्ट जब स्टार्ट करेगी तो इसका कुछ एक्सेलरेशन ए होगा, मान लेते हैं लेट एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज ए। इस ये जो कॉइन है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी होगा कि नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कॉइन तो फ्री फॉल मोशन करेगा नीचे की तरफ, लेकिन बात वही है बच्चों, ये है लिफ्ट और ये है ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर के साथ दिक्कत क्या हो रही बच्चों कि ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा है लिफ्ट के साथ, तो ये जो एक्सेलरेशन है कॉइन का, ये बेसिकली जी नहीं, इसको जी नहीं दिखेगा, इसको कुछ और एक्सेलरेशन दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड पे नहीं, ये जो बंदा बाहर खड़ा है ग्राउंड पे, इसको इस कॉइन का एक्सेलरेशन जी दिखेगा, लेकिन इसको नहीं दिखेगा क्योंकि ये लिफ्ट के साथ मूव कर रहा है। बात समझे? तो मैं यहां पर कुछ बातें मानूंगा। क्या मानूंगा? लेट ए एल जी, ए एल जी का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट। अब मैं यहाँ लिफ्ट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में एलिवेटर दे रखा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिफ्ट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने ए मान लिया है। कितना मान लिया? ए, मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑब्वियस सी बात है कि ग्राउंड में जो ऑब्जर्वर है उसको जी ही दिखेगा, एक्सेलरेशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कह दोगे बिल्कुल दिखेगा। मुझे क्या निकालना है, क्योंकि हम सारी बातें इस ऑब्जर्वर के बेसिस पर कर रहे हैं जो लिफ्ट के अंदर है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि इस सिक्के को 6 फीट नीचे करने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, इसको नीचे गिरता है दिखने में। तो मुझे एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चाहिए ना कि इससे क्या मतलब, वो बाहर खड़ा हुआ है उससे क्या मतलब तुम। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन with respect to lift, ACL, acceleration of coin with respect to lift, या लिफ्ट कह दो या ऑब्जर्वर कह दो, बात ही की, क्योंकि ऑब्जर्वर उसमें खड़ा हुआ है ना सिंपली। तो ये हो जाएगा बच्चों ACG माइनस ALG। यही तो करते हैं जब हम वेक्टर क्वांटिटीज का रिलेटिव मोशन निकालते थे, रिलेटिव वैल्यू, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, ये हो गई G और ये हो गई माइनस का A। यही हम लोगों ने मान रखा था। अब बच्चों यहाँ पर हमको सिंपली क्या करना है, इक्वेशन लगा देनी। क्या कह रहा है? द पर्सन ऑब्जर्व्स दैट द कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 सेकेंड, H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करते थे GT स्क्वायर, लेकिन अब वहाँ पर G नहीं रखेंगे, वहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ACL रखेंगे। अभी देख लो इसको पहले, फिर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है, पहले तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जान लो। क्या चीज़ें जान लो? कि हाइट, जिस हाइट से वो गिर रहा है वो दे रखी है 6 फीट, कॉइन जिस हाइट से। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये ध्यान भी देना, मैं पहले भी बता, 1 फीट में क्या होता है बच्चों, 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। बात समझ रहे? 12 इंच, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। तो जब आप 6 फीट या 1 इंच को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 इंच इज इक्वल टू, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.0254 मीटर।
अब अगर मैं आपसे कहूँ हाइट मीटर्स में निकालो तो ये क्या हो जाएगा 6 फीट, 1 फीट में कितने होते हैं 12 इंचेस, तो ये हो जाएगा 12 इंचेस। और 1 इंच में क्या होता है, 1 इंच में होता है 0.0254 मीटर, 0.0254 मीटर। इसको बच्चों जब सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा मीटर में, हाइट का आंसर। वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि ये वैल्यू मैं निकाला नहीं हो। आप सॉल्व कर लेना, कर भी सकते हैं, छोड़ा यार नहीं करेंगे, वो तुम अपने आप कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो फ्रॉम ये मीटर में आएगा आंसर, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो बच्चों h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अब यहाँ पर g मत लगा देना, क्यों, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ ना, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो कि लिफ्ट के अंदर है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिफ्ट जस्ट स्टार्ट हुई है एक्सेलरेट करना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी जीरो है और ये जो अंदर ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में भी जीरो है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लिफ्ट जस्ट स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u इज इक्वल टू 0 होगी। तो अब खाली एक ही चीज रहेगी, हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन जी अब नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका चेंज हो जाएगा कॉइन का विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहां पर जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें यू टी प्लस हाफ ए सी एल इंटू टी स्क्वायर ये लिखेंगे। बात समझ गए कि नहीं, इसी के लिए कहानी सारी गढ़ी गई। अब देखो u की वैल्यू 0 है, इनिशियल, ये मैं लिख भी देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, भाई वो भी तो 0 है क्योंकि लिफ्ट जस्ट स्टार्ट हुई नीचे चलना और कॉइन भी आपके हाथ में था, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो 0 हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और टाइम कितना दे रखा है कि उसको गिरने में 1 सेकेंड लगता है। h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो h की वैल्यू रख दो 6 इंटू 12 इंटू 0.0254, ये आ जाएगी मीटर्स में, इज इक्वल टू हाफ ए सी एल बच्चों अभी हमने पता करा g माइनस ए है कि नहीं, g माइनस ए इंटू टी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। g की वैल्यू बच्चों 9.8 रख देना क्योंकि दे तो रखी नहीं है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन बच्चों पता है कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा, यह आ जाएगा 6.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर है। लेकिन क्योंकि आंसर आपका जो हाइट दे रखी है वो फीट में दे रखी है, तो कोशिश ये करो कि मीटर को पहले फीट में कन्वर्ट कर लो। और मीटर को फीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से देखो फिर से दिखाता हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंच डिवाइडेड बाई 0.0254 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 1 इंच में आ जाएगा। यानी 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, 1/0.0254। ये देखो इसको नीचे ले आओ तो 1 मीटर में कितने हो गया, 1/0.0254 इंचेस। और हमको फीट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/0.0254 इंटू 12। कह दोगे सर ये कैसे हो गया, देखो 1 मीटर में 1/0.0254 इंचेस होते हैं, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि 1 इंच में कितने फीट होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/12 फीट होते हैं कि नहीं होते, बात समझे। तो पहले मैंने 1 मीटर को इंचेस में कन्वर्ट करा 1/0.0254, फिर इंच की जगह पे 1/12 रख दिया, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/0.0254 इंटू 12 फीट। ये वैल्यू बच्चों एक काम करना, 1 मीटर की यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई कर दोगे इस क्वांटिटी से, तो एक्सेलरेशन आपका फीट पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी लगभग 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये कन्वर्जन बच्चों ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मीटर को फीट में भी लिख सकते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू सम कितना आ जाएगा, 1 फीट इज इक्वल टू साइन आई थिंक 0.30 समथिंग मीटर होता है, वो आप देख लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। मेन था ये कन्वर्जन और ये वाला रिलेटिव मोशन, इसको देख लो बच्चे। देख लिया। जब बात लिफ्ट के अंदर हो रही हो तो सारी क्वांटिटी लिफ्ट के अंदर ही निकालनी है, मतलब सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालनी है।
ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई हमने, फिर यहाँ से हमने ए की वैल्यू पता कर ली जो कि 6.14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन आंसर आपको फीट पर सेकंड स्क्वायर में मान लो दे रखा है, तो क्या करेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1/.0254 इंटू 12 फीट। कहाँ से आया, यहाँ से आया। पहले मैंने 1 मीटर इज इक्वल टू 1/.0254 इंचेस निकाल लिए और फिर 1 इंच इज इक्वल टू 1/12 फीट। तो इंच की वैल्यू रख दो 1/12 फीट, तो ये 1 मीटर इज इक्वल टू 1/0254 इंटू 12 फीट। इसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। बच्चों हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।